हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। इट्स लेक्चर नंबर 30। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा था। आज हम यहाँ से लेक्चर नंबर 30 से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेरियस टाइप की प्रॉब्लम करेंगे, इजी से इजी, मीडियम और टफ लेवल की, जेई एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम्स, जिससे आप थियोरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। और हम ये भी देखेंगे कि हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। दो फार्मूले कौन कौन से थे इलेक्ट्रिक फील्ड के? फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट K, चार्ज प्रोड्यूसिंग फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उस पॉइंट P की चार्ज से जो दूरी है वो डिस्टेंस ये R है। एक हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था और हमने एक देखा था फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। क्लियर है ना? ये फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज और ये फील्ड फेसिंग चार्ज। हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूले से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है ना? यही फॉर्मूला हमें बार बार यूज़ करना है और वेक्टर का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना? वेक्टर को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स में देखेंगे। आपका वेक्टर का भी अच्छा रिवीजन होगा। तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, आपको मालूम चलेगा कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से ओपन करना है। ठीक है ना? तो अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें हमें एक प्लस 2Q चार्ज यहाँ दिया हुआ है और Q1 जिसे मैंने बोला है, Q2 यहाँ पे है जो कि -2Q है और Q3 यहाँ पे है विच इज़ -4Q। और O यानी ओरिजिन वाले पॉइंट पे हमें इन तीनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एंगल आपको गिवन है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से D गिवन है। सभी चार्जेस की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो D गिवन है, मतलब R की जगह पे हमें क्या पुट करना है? D पुट करना है। ओके। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स में वैलिड है वो यहाँ पे भी वैलिड है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे इन तीनों ही चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका वेक्टर एडिशन हम कर देंगे। ठीक है ना? तो वो हो जाएगी हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किस वाले पॉइंट पे करनी है? ओ पॉइंट पे। तो ये किसकी वजह से आएगी? देखिए, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। इस तरह से हम इस तीनों को सॉल्व करेंगे। ओके। हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे। तो चलिए इसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जिसे हम लोग मैकेनिक्स में बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा लाइन जॉइनिंग पे होती है और अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ठीक है ना? किस तरफ होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो यहाँ देखिए, यस, Q1 की वजह से जो फील्ड आएगी इस पॉइंट पे वो इस तरफ आएगी, इस तरफ। ये आप देख सकते हैं, इधर ऐसी फील्ड आएगी। और Q2 खुद एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर ना? Q2 खुद एक नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब इसी के ऊपर एक और फील्ड आ जाएगी, इसी के ऊपर एक और फील्ड आ जाएगी जो Q2 की वजह से आई है। ठीक है ना? इसी के ऊपर एक फील्ड और बनाते हैं हम लोग। देखिए, ये हमने इसी के ऊपर एक फील्ड और बना ली है इस तरह से, जो कि आप देख सकते हैं ये Q2 की वजह से, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का समेशन आएगा E1 प्लस E2। वो यहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, आप देख सकते हैं E1 प्लस E2। ठीक है ना? फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, Q3 भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से टूवर्ड्स द चार्ज होगी। ठीक है ना? पॉइंट से कैसी होगी? टूवर्ड्स द चार्ज होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं जो कि टूवर्ड्स द चार्ज होगी, इस तरह से। ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन पे ही हमें सारे फील्ड वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये जो आपने फील्ड देखी है ये है फील्ड E3। ठीक है ना? E3 फील्ड है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके वेक्टर्स को रिजॉल्व करना होता है। आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं सबकी वैल्यूज लिखूं तो मैं वैल्यूज क्या क्या लिखूंगा? देखिए, अगर मैं E1 लिखूं फर्स्ट की वजह से फील्ड, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा K। चार्ज क्या है? चार्ज है 2Q, तो K 2Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या है? D है, तो दिस इज D स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज D स्क्वायर। ओके।
अगर मैं E2 की बात करूं, E2, तो E2 कितना आ जाएगा देखिए, E2 आ जाएगा K और चार्ज है -2Q। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते वक्त और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते वक्त आपको साइन पुट नहीं करना है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करना है, ठीक है ना, क्योंकि साइन तो हमें बता रहा है डायरेक्शन के बारे में, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो E1 है वही E2 है, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अगर मैं E3 की वैल्यू लिखूं तो E3 की वैल्यू हो जाएगी K और इसका मैग्नीट्यूड है 4Q, तो K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये तीनों मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे एक्चुअली दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है E1 प्लस E2 और दूसरा वेक्टर है E3, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसके कंपोनेंट लेफ्ट राइट कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम E1 प्लस E2 पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमें E1 प्लस E2 ये कितना मिलेगा, तो E1 प्लस E2 ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 4 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। आप देख सकते हैं, क्लियर है ना। और E3 भी 4 k क्यू बाई डी, यानी E3 और E1 प्लस E2। एक काम करते हैं, E1 प्लस E2 को एक नया वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम E डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया E प्राइम वेक्टर, ये E प्राइम वेक्टर हो गया, ठीक है ना। E प्राइम वेक्टर और E3 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको 60 डिग्री के एंगल के साथ सॉल्व कर सकते हैं और दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है। आप एक काम और कर सकते हो, आप इसके कंपोनेंट कर सकते हो। कंपोनेंट कैसे, जैसे मान लिया कि ये पॉइंट ओरिजिन है, ध्यान से समझना, ये ओरिजिन पॉइंट है। थोड़ा सा अलग बनाते हैं इसको, करने के कई तरीके होते हैं। देखिए दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल है, आराम से सॉल्व होकर आ जाएगा, लेकिन और भी कई तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन में देखिए, ओरिजिन में मैं इसको इसके कंपोनेंट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। E3 के दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा E3 कॉस 30 डिग्री, E3 कॉस 30 डिग्री, और एक ऊपर जाएगा, कितना जाएगा E3 साइन ऑफ 30 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इस तरफ कौन सा वेक्टर है, E डैश है। इसका मतलब इसी में एक वेक्टर और ऐड हो जाएगा, विच इज E डैश कॉस 30 डिग्री, और इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, विच इज E डैश साइन 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि E3 और E डैश दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब यही मैग्नीट्यूड तो E3 का भी है, यहाँ देखिए, ठीक है ना, यही सेम मैग्नीट्यूड E3 का भी है। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ये दोनों फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अगर आप नेट फील्ड की बात करते हैं, नेट फील्ड, तो वो एक्स डायरेक्शन में आएगी और वैल्यू होगी E डैश प्लस E3 कॉस 30 डिग्री, इस तरह से आएगी वैल्यू। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो E डैश और E3 दोनों सेम वैल्यूज हैं, यानी 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, विच इज 4k डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और कॉस 30 कितना, √3/2। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, √3/2। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी, तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, ये समझ में आया 2 कहाँ से आया, ये 2 आया E3 और E डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ कर दिया वैल्यू, ओके। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 इंटू के की वैल्यू है 1/4 पाई। अच्छा, ऐसा करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, हमें इतना सब कुछ लिखने की क्या ज़रूरत है। हम एक काम करते हैं, सीधे वैल्यू डाल देते हैं। 4 इंटू के की वैल्यू बोलो, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना, 4 इंटू 10⁻⁹। और Q हमें एज इट इज़ दिया गया है, डी स्क्वायर हमें एज इट इज़ दिया गया है, और यहाँ पे बचता है √3, यानी 1.732। √3 की वैल्यू यही होती है 1.73। तो देख लेते हैं ये टोटल नंबर सॉल्व करके कितना आता है, ठीक है। ये टोटल नंबर जो है वो सॉल्व करके कितना आता है, 1.7 को मैं जस्ट राउंड ऑफ कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट।
अगर हम चाहें तो ये वैल्यू हम डायरेक्टली भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है वो डायरेक्टली भी रखी जा सकती है बिना सॉल्व के, सॉल्व करना आपको आता है, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, कितना आंसर आता है देख लेते हैं हम लोग। ये अपने पास है 4 इंटू 1 पॉइंट, सॉरी, ये अपने पास है 4 इंटू √3 इंटू 9, 62.35 आ रहा है आंसर हमारे पास, 62.35। देखिए ई नेट सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये आ रहा है 62.35 इंटू 10⁻⁹ क्यू बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 6 पॉइंट, तो अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, देखिए इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, फाइनल आंसर क्या आएगा, ई नेट वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो इसको राउंड ऑफ, इसको मैं पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ, 6.23 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर इसको पीछे शिफ्ट किया, इसका मतलब 10 से डिवाइड किया है, तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो इंटू 10⁻10 क्यू बाय डी स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं इसके वेक्टर की, क्योंकि हमें वेक्टर, इसके डायरेक्शन की, क्योंकि हमें यहाँ पे वेक्टर लिखना है। तो 6.23 इंटू 10⁻10 आई कैप, क्योंकि आपने देखा ना, आपने देखा कि दोनों का जो एक्चुअल में डायरेक्शन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस का है, वाई वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देना, आई कैप। और कई बुक्स में इसे इस तरह भी लिखा जाता है, कैसे, एक्स कैप, क्लियर ना, यानी एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, ठीक है ना, दिस इज आवर फाइनल आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही हमें सॉल्व करके निकालना था। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसको करने के कई तरीके हैं, बहुत आसान है ये, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है, और दूसरा भी एक तरीका है जिस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग खुद सॉल्व करना। जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स थे, ठीक है ना, दो वेक्टर थे, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था जो कि E3 वेक्टर था, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था जो कि E डैश वेक्टर था, और इन दोनों के बीच में 30-30 यानी 60 का एंगल था। तो आप ई नेट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। कितना आता था ई नेट, अच्छा ये यहाँ लिख देता हूँ, ओरिजिन पे हमने निकाला है, ठीक है ना। ये आता अपने पास √E3 स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E3 E डैश कॉस ऑफ 60 डिग्री। अगर ये भी अप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा जो हमारा आंसर आया है, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो ये वाला तरीका यूज़ कर लें, आप चाहें तो वो तरीका यूज़ कर लें। ज़्यादातर मैं वही तरीका यूज़ करता हूँ जो मैंने एक्चुअल में सॉल्व किया है, इसलिए क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है ना। काम आसान हो जाता है, और डायरेक्शन सॉल्व करते वक्त हमें बहुत आसानी होती है। यहाँ डायरेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स एक्सिस में ही इसकी डायरेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर ना। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हम डेली हर एक वीडियो में एक प्रॉब्लम लेके आएंगे। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की लगभग 9-10 वीडियो होंगी। 9-10 प्रॉब्लम अगर हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो यकीन मानो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक प्रॉब्लम पे हमारी कमांड होगी। इसके बाद आप HC वर्मा लेके सॉल्व कीजिए, या कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, ये बात समझते रहिए, धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। बस हमको हर बार ये चेक करना है कि क्या हमारा काम इस फॉर्मूले से बाहर भी कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला प्लस वेक्टर कॉन्सेप्ट, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा हमारे पास, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, चाहे वो JEE एडवांस का हो, नीट का हो, या मेंस का हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।